नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्टडी मेंटर IQ पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के सेशन में पेपर थर्ड के प्रश्न को देखेंगे जो सहायक आचार्य में पूछे गए 3 मई के ऑनलाइन जो CBT मोड में एग्जाम हुआ है उस पेपर को देखेंगे। और ये पेपर में जो कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी से जो प्रश्न पूछे गए हैं सभी महत्वपूर्ण 75 क्वेश्चंस का सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहला प्रश्न जो पूछा गया है पॉलिटी से, भारतीय संविधान में भारत सरकार के अधिनियम जैसे औपनिवेशिक कानूनों से कई संस्थागत विवरण और प्रक्रियाओं को अपनाया है। तो भारत के सरकार के कौन से अधिनियम से उपनिवेशिक कानून से कई संस्थागत विवरण और प्रक्रियाओं को अपनाया है? तो इसका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा? 1935। तो 1935 के अधिनियम से भारत सरकार के 1935 के अधिनियम से जैसे उपनिवेशिक कानूनों से कई संस्थागत विवरण और प्रक्रियाओं को अपनाया है। चलिए, बहुत अच्छी प्रश्न पूछा गया है जो कि एसएससी में भी ये प्रश्न रिपीट किया गया था। चलिए, अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है, निम्नलिखित में किसकी सलाह पर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के मंत्रिपरिषद और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है? तो किसकी सलाह पर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के मंत्रिपरिषद की अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है? तो ऑप्शन दिया है चुनाव आयोग, गलत है। हाई कोर्ट, ये भी गलत है। प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री की सलाह पर, प्रधानमंत्री जिसको कहेंगे कि इसे मंत्री पद की शपथ दिलाएं राष्ट्रपति को, तो उसी को दिया जाता है। तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा भारत के प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर। अगला क्वेश्चन है जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, निम्नलिखित में से किस वर्ष राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना किया गया था? तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा 1993 में। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1993 में किया गया था। चलिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न था आपके सामने। फिर से एक क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है? चुनाव आयुक्त CEC का जो नियुक्ति है वो कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करते हैं। चलिए, बहुत ही अच्छा सवाल था जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, ये भी सभी पॉलिटी से क्वेश्चन पूछे गए हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष सिंहली को एकमात्र आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता देने के लिए एक अधिनियम पारित किया गया था? तो एकमात्र आधिकारिक भाषा के रूप में सिंहली की जो है एकमात्र आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता देने के लिए एक अधिनियम पारित किया गया था। तो कौन सा ऐसा वर्ष था? तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 1956। यदि आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो लिंक जो है हमारे टेलीग्राम का डाल दिया गया है डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर पाएंगे पेपर 3 के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को। चलिए, अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा देश मुख्य रूप से ईसाई है लेकिन कैथोलिक और प्रोटेस्ट के बीच में विभाजित है? कौन ऐसा देश है जो मुख्य रूप से ईसाई है लेकिन कैथोलिक और प्रोटेस्ट के बीच विभाजित है? तो वो कौन सा देश है? तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा उत्तरी आयरलैंड। केवल उत्तरी आयरलैंड ऐसा देश है जहां पर मुख्य रूप से ईसाई है लेकिन कैथोलिक और प्रोटेस्ट के बीच विभाजित है। चलिए, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है जो कि वर्ल्ड से संबंधित है, ज्योग्राफी से। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, स्थानीय सरकारी निकायों और पंचायतों और नगर पालिकाओं में खाली स्थान सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित है। स्थानीय सरकारी निकाय में, पंचायत और नगर पालिका में कितने सीटें जो है महिलाओं के लिए आरक्षित है? तो इसका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा? 1/3, 1/3 जो सीटें हैं वो महिलाओं के लिए आरक्षित है, यानी 33% जो सीटें होंगी पंचायत लेवल का, नगर पालिका का और सरकारी निकायों में जो है रिजर्वेशन किया गया है। तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा 1/3। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस देश ने एकात्मक से संघीय सरकार प्रणाली में बदलाव किया है? किस देश ने एकात्मक से संघीय सरकार में बदलाव किया है? तो कौन सा देश है? तो एक करेक्ट उत्तर उसका हो जाएगा बेल्जियम। बेल्जियम जो है वो एकात्मक से संघीय सरकार में बदल किया है, यानी यूनिटरी टू ए फेडरल सिस्टम गवर्नमेंट।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा देश महिलाओं को सार्वजनिक गतिविधियों में भाग लेने की अनुमति नहीं देता है और अल्पसंख्यकों के लिए धर्म की कोई स्वतंत्रता नहीं है? कौन ऐसा देश है जो महिलाओं को सार्वजनिक गतिविधियों में भाग लेने की अनुमति नहीं देता और अल्पसंख्यकों के लिए धर्म की कोई स्वतंत्रता नहीं है? वो कौन ऐसा देश है? तो सऊदी अरब, याद रखिएगा। सऊदी अरब एक ऐसा देश है जो कि सार्वजनिक गतिविधियों में भाग लेने की अनुमति नहीं देता, लेकिन धर्म की कोई स्वतंत्रता नहीं है। चलिए बहुत अच्छा प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सरकार श्रेष्ठ है क्योंकि यह नागरिकों के बीच समानता को बढ़ावा देती है और उनकी गरिमा को बढ़ाती है? कौन सी सरकार श्रेष्ठ है जो यहाँ के नागरिकों के बीच समानता को बढ़ावा देती है और उसकी गरिमा को बढ़ाती है? तो पहला ऑप्शन दिया है डिक्टेटरशिप यानी अधिनियकत्व, डेमोक्रेसी, प्रजातंत्री, ओलिग्रेसी कुलीन तंत्र, और चौथा ऑप्शन दिया है साम्राज्य। तो इसका करेक्ट उत्तर क्या? प्रजातांत्रिक यानी डेमोक्रेसी जो सरकार होती है वो नागरिकों के बीच जो है समानता को बढ़ाता है, और डिक्टेटरशिप में तो नहीं होता है जो कि तानाशाह वाला जो सरकार होती है, जैसे आप उत्तरी कोरिया में देख रहे होंगे, और कुलीन तंत्र साम्राज्यवाद जो सरकार से जो राजा का बेटा राजा ही बनता है वैसा सरकार होता है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस संस्था ने दबाव डाला कि बोलीविया की सरकार को अपना नियंत्रण छोड़ना होगा? नगर पालिका जल आपूर्ति। किस संस्था ने दबाव डाला कि बोलीविया की सरकार को अपना नियंत्रण छोड़ना होगा? नगर पालिका जल आपूर्ति। करेक्ट उत्तर हो जाएगा वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक। चलिए विश्व बैंक इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, 1947 में भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? निम्नलिखित में 1947 में भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस, भीमराव अम्बेडकर, सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू। इसका सही उत्तर हो जाएगा भीमराव अम्बेडकर 1947 में भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, सरकार करों के माध्यम से जुटाए गए धन को निम्नलिखित में से किस पर खर्च करती है? सरकार करों के माध्यम से जुटाए गए धन को किस पर खर्च करती है? तो इसका ऑप्शन दिया है रक्षा, विकास कार्य, और एक और ऑप्शन है प्रशासन, और इनमें से सभी। तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा सभी में खर्च करता है जो टैक्स आता है, चाहे विकास का कार्य हो, चाहे डिफेंस की जो सेनाओं पर खर्च किया हो, तो प्रशासन को लेकर के हो, तो इस सभी में खर्च करता है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किस देश की वायुसेना ने गुप्त रूप से 600 लोगों को ग्वांतानामो की खाड़ी की जेल में डाल दिया? किस देश की सेना ने गुप्त रूप से 600 लोगों को ग्वांतानामो की खाड़ी के जेल में डाल दिया है? अमेरिका, कनाडा, स्पेन, और अगला ऑप्शन दिया है पुर्तगाल। तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा अमेरिका। अमेरिका देश ने सेना ने गुप्त रूप से 600 लोगों को ग्वांतानामो की खाड़ी के जेल में डाल दिया है, जिसे किसी को जानकारी नहीं था। अगला क्वेश्चन है जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जब यूरोपीय संघ बनाने की एकजुटता हुआ तो निम्नलिखित में से किस शहर को मुख्यालय के रूप में चुना गया? यूरोपीय संघ बनाने के लिए एकजुट हुआ तो किस शहर को मुख्यालय के रूप में चुना गया? लंदन, मैड्रिड, ब्रुसेल्स, और ऑप्शन नंबर डी दिया है पेरिस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्रुसेल्स, ठीक है, जो कि यूरोपीय संघ की जो है हेडक्वार्टर है। यूरोपीय संघ बनाने की एकजुटता हुआ और इसी में इसका मुख्यालय को हेडक्वार्टर को खोला गया। चलिए सबसे बड़ा प्रश्न ये भी आप देख रहे हैं स्टडी मेंटर IQ पर, जो कि झारखंड SSC द्वारा कंडक्ट की गई सहायक आचार्य के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है पॉलिटी, ज्योग्राफी और हिस्ट्री के। चलिए ब्लैक पावर आंदोलन खालिस्तान उभरा और 1975 तक चला, जो कि अमेरिका में नस्लवाद को समाप्त करने एक
अधिक उग्र नस्लवाद विरोधी आंदोलन था? तो कब चला था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर इसका हो जाएगा 1966। ठीक है। ब्लैक पावर आंदोलन 1966 में उभरा और 1975 तक चला, जो अमेरिका में नस्लवाद को समाप्त करने के लिए एक अधिक उग्र नस्लवादी आंदोलन, विरोधी आंदोलन था। आज रखिएगा, काले गोरे को लेकर के 1966 में ये चीज़ें आंदोलन हुआ, जो कि 1975 तक चला। चलिए अगला क्वेश्चन है जो कि आपके लिए, ये सभी जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी और पॉलिटी से संबंधित प्रश्न देख रहे हैं। चलिए आगे के जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अवधारणा का उपयोग संदर्भित करने के लिए किया जाता है? ऐसी व्यवस्था के लिए जो पुरुषों को अधिक महत्व देती है और उन्हें महिलाओं पर अधिकार देती है, वो कौन सा है? चलिए क्वेश्चन को फिर से पढ़िएगा। निम्नलिखित में से किस अवधारणा का उपयोग संदर्भित करने के लिए किया जाता है और ऐसी व्यवस्था के लिए जो पुरुषों को अधिक महत्व देती है और उन्हें महिलाओं पर अधिक अधिकार देती है, वो कौन सा होगा? तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा पितृसत्ता, यानी जो पिता का जो होता है पेट्रियार्ची, वो आपका हो जाएगा। ऐसी पुरुषों को अधिक महत्व देती है पेट्रियार्ची, जो और महिलाओं पर अधिकार देती है। मैट्रियार्टिक में होता है महिलाओं पर अधिक महत्व देना, और हेरियाट्रिक मतलब हो जाएगा जो आपके वंशाकुल चलते हैं, और साम्राज्य से हो जाएगा जो सामाजिक जाति से होते हैं वैसे उसी पर शासन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के 193 देशों में लगभग कितने देश में संघीय राजनीतिक व्यवस्था है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। 193 देश में से लगभग कितने देशों में संघीय राजनीतिक व्यवस्था है? तो इसका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा? करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका 25 ऐसे देश हैं, 25 ऐसे देश हैं जहाँ पर संघीय राजनीतिक व्यवस्था है, यानी कि यहाँ पर फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम है 25 कंट्रीज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक ऐसा ऐतिहासिक कानून है हमारी संसद द्वारा पारित की गई और इस अधिनियम के तहत नागरिक सरकारी कार्यालयों में विभिन्न संबंधित जानकारी मांग सकते हैं? निम्नलिखित में से कौन एक ऐतिहासिक कानून है और हमारी संसद द्वारा पारित की गई और इस अधिनियम के तहत नागरिक सरकारी कार्यालयों में विभिन्न से संबंधित जानकारी मांग सकते हैं? तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा आरटीआई एक्ट 2005। आप लोग जानते होंगे राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 के तहत हम लोग संसद द्वारा पारित की गई थी, और इस नियम के तहत सरकारी कार्यालयों में संबंधित जानकारी मांग सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि इस विभाग में कितनी नौकरियां खाली है, तो आप आरटीआई कर करके इसकी जानकारी उपलब्ध कर सकते हैं। अभी मान लीजिए झारखंड में टीचरों की कितनी कमी है, कितनी सीटें खाली है, और अन्य विभागों में कितनी सीटें खाली है, तो आरटीआई रिप्लाई करके आप इसकी जानकारी ले सकते हैं। चलिए अगला जो प्रश्न है आपके सामने, भारत में मतदान करने की न्यूनतम आयु क्या है? तो बहुत ही आसान प्रश्न पूछा गया है, 18 वर्ष है। भारत में जो है मतदान करने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। पहले 21 वर्ष था, लेकिन इसे घटा करके 18 वर्ष किया गया है। गिलोटिन को निम्नलिखित में किसमें संदर्भित किया गया है? गिलोटिन को निम्नलिखित में किससे संदर्भित किया गया है? तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाए गिलोटिन। गिलोटिन जो शब्द है वो क्या है? बी हेडेड है। ठीक है, यानी कि ये डिवाइस कंसिस्ट टू पोल्स एंड ए ब्लेड विथ विच ए पर्सन इज बिहेडेड, यानी एक ऐसा उपकरण जो जिसमें दो होते हैं डंडे और ब्लेड, जिससे किसी एक व्यक्ति का सिर काटा जाता है, तो इसे कहते हैं गिलोटिन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, निम्नलिखित में से किस वर्ष रूस में सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी का गठन किया गया है? किस वर्ष रूस में सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी का गठन किया गया? तो इसका करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा 1900 ईस्वी में। 1900 में जो है सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी का गठन किया गया। अगला क्वेश्चन है, ये आपका हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस शास्त्री
को हिटलर ने आर्थिक सुधार की जिम्मेदारी सौंपी थी? किस अर्थशास्त्री को हिटलर ने आर्थिक सुधार की जिम्मेदारी सौंपी थी? तो वो कौन से अर्थशास्त्री थे? करेक्ट उत्तर इसका हो जाएगा हज हजल हजलमर स्केचट। हजलमर स्केचट को जो है हिटलर ने आर्थिक सुधार की जिम्मेवारी सौंपी थी। चलिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आगे की जो प्रश्नों को देखने वाले हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय वन सेवा की स्थापना की गई? किस वर्ष भारतीय वन रेस यानी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस सेटअप किया गया है? तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा 1864 ईस्वी में भारतीय वन सेवा को स्टैब्लिश किया गया। अगला जो क्वेश्चन है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से कौन सी महिला महान क्रांतिकारी थी जिसने अपने मूल शब्दों स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के साथ राष्ट्रवाद को स्पष्ट विचार दिया? कौन सी पहली महिला क्रांति थी जिसने मूल शब्द जैसे स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के साथ राष्ट्रवाद का स्पष्ट विचार दिया? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाए? कौन सी पहली महिला क्रांति थी? सॉरी, महान क्रांति, महिला नहीं, महान क्रांति थी जिसमें स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को राष्ट्रवाद के रूप में विचार दिया। तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा फ्रेंच की क्रांति। फ्रेंच की क्रांति। आपको कमेंट में देना है कि फ्रेंच की क्रांति कब हुई थी। चलिए, अगला जो क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1929 के लाहौर कांग्रेस सत्र में किसकी मांग औपचारिक रूप से किया गया? जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता 1929 में कांग्रेस के अधिवेशन में क्या चीज की मांग की गई थी? तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा पूर्ण स्वराज की मांग की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष बंबई में पहली कपास मिल की स्थापना की गई है? बंबई में पहली कपास मिल की स्थापना कब की गई थी? तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा 1854। आपको कमेंट में देना है कलकत्ता में कपास मिल की स्थापना कब की गई, अहमदाबाद में कब की गई। चलिए, कमेंट में आप लोग जरूर दीजिएगा जवाब। निम्नलिखित में 19वीं सदी की शुरुआत में भारत से ब्रिटेन को सूती कपड़ा निर्यात में गिरावट का क्या कारण था? 19वीं सदी की शुरुआत में भारत से ब्रिटेन को सूती कपड़ा के निर्यात में गिरावट का क्या कारण था? तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में दिया है सूती वस्त्र की गुणवत्ता का खराब। गलत। अगला जो क्वेश्चन दिया है ऑप्शन नंबर श्रमिकों की कमी, भारत में कच्चे कपास की कमी, ये भी गलत है। ब्रिटेन में कपड़ा आयात पर उच्च शुल्क लगाया गया, ये सही जवाब होगा। ब्रिटेन में क्या किया गया था? कपड़ा आयात पर उच्च शुल्क लगाया गया था, जिस कारण से 19वीं सदी की शुरुआत में ब्रिटेन को सूती कपड़ा निर्यात में गिरावट हुई थी। चलिए, अगला क्वेश्चन है, किसने 1430 के दशक में पहला ज्ञात प्रिंटिंग प्रेस का विकसित किया? किसने 1430 के दशक में पहला ज्ञात प्रिंटिंग प्रेस की विकसित की? करेक्ट उत्तर हो जाएगा जोहान गुटेनबर्ग। जोहान गुटेनबर्ग ने इसका स्टैब्लिश किया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, रोमन साम्राज्य के प्रशासन में निम्नलिखित में से कौन सी भाषाएं की उपयोग की जाती है? केवल लैटिन, केवल ग्रीक, केवल फ्रेंच, ग्रीक और लैटिन दोनों। यानी रोमन साम्राज्य में कौन सी भाषा को प्रशासन में उपयोग की? करेक्ट उत्तर हो जाएगा बोथ, ग्रीक और लैटिन दोनों भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर 2000 ईसा पूर्व के बाद मेसोपोटामिया की शाही राजधानी के रूप में विकसित हुआ? कौन ऐसा शहर था जो कि 2000 ईस्वी के पूर्व मेसोपोटामिया की शाही राजधानी के रूप में विकसित हुआ? करेक्ट उत्तर हो जाएगा मारी। मारी जो शहर था वो जो है मेसोपोटामिया की शाही राजधानी के रूप में विकसित हुआ। चलिए, अगला क्वेश्चन है, चंगेज खान ने निशानपुर को लूटने और नष्ट करने का आदेश क्यों दिया था? चंगेज खान ने निशानपुर को लूटने और नष्ट करने का आदेश क्यों दिया?
तो इसका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट उत्तर होगा एक मंगोल राजकुमार की हत्या के प्रतिशोध में। एक मंगोल राजकुमार की हत्या के प्रतिशोध में क्या किया था? चंगेज खान ने निशानपुर को लूटने और नष्ट करने का आदेश दिया था। अगला क्वेश्चन है यूरोपीय महाद्वीप के सबसे पुराने विश्वविद्यालय में से किस देश में स्थापित किए गए? इंग्लैंड, स्पेन, इटली, जर्मनी। तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा इटली में। इटली में जो है यूरोपीय महाद्वीप के सबसे पुराने यूनिवर्सिटी स्थापित किए गए थे। अगला क्वेश्चन है कैथोलिक चर्च कानूनों के अनुसार निम्नलिखित में से किसे पुजारी बनने पर प्रतिबंध लगाया गया था? दास, औरत और शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति, ये सभी। तो ये सभी हो जाएगा, यानी विकलांग जो शारीरिक रूप से है वो भी नहीं बन सकते हैं, औरत भी नहीं बन सकती है और दास भी नहीं बन सकता है। चलिए आगे जो क्वेश्चंस है आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है 35 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस वर्ष मूल निवासियों के मौजूदा आदिवासी और संधि अधिकारों को स्वीकार करते हुए अमेरिकी संवैधानिक अधिनियम को पारित किया गया था? तो कौन ऐसा वर्ष था? तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा 1982। 1982 में क्या किया था? मूल निवासियों को मौजूदा आदिवासी और संधि अधिकारों को स्वीकार करते हुए अमेरिकी संविधान अधिनियम को पारित किया गया था। अगला जो क्वेश्चन है हड़प्पा के शहरों में सड़क लगभग पैटर्न बनाई गई थी। कैसी पैटर्न के बनाए गए थे? वर्ग, ग्रिड, सीधा और क्या है ऑप्शन नंबर परिपत्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्रिड किस्म का बनाया गया था। जो हड़प्पा के शहर था सड़कें लगभग ग्रिड जैसी बनाई गई थी। चलिए ये आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ग्रिड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हरिसेन के दरबारी कवि कौन थे? तो हरिसेन के जो दरबारी कवि कौन थे? तो किसके कवि हरिसेन जो है कि दरबारी कवि थे तो कौन से राजा के थे? तो समुद्रगुप्त के राजा थे। जो समुद्रगुप्त जो थे उन्हीं के दरबारी कवि हरिसेन थे। चलिए अगला क्वेश्चन है जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। मध्य एशिया से आए शकों को ब्राह्मणों द्वारा माना जाता था। आर्यों, दासों, वैश्य, म्लेच्छ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा म्लेच्छ। म्लेच्छ माना जाता था। यानी कि आप क्वेश्चन को एक बार और देख लीजिए। मध्य एशिया से आए शकों को ब्राह्मणों द्वारा म्लेच्छ माना जाता था। अगला क्वेश्चन है अजंता के चित्र मुख्य रूप से खालिस्तान कथाओं की कहानियों का चित्रण करते हैं। जातक, सुमेरिन, महाभारत, रामायण। तो जातक कथाओं को जो है वर्णन करता है अजंता के चित्र जो है जातक कथाओं की कहानियों का चित्रण करता है जो कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे 40 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तक इब्न बतूता द्वारा अरबी में लिखी गई है? रिहला, हकीक, बुस्तान, गुलिस्तान। तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा रिहला। रिहला जो पुस्तक है वो इब्न बतूता के द्वारा अरबी भाषा में लिखी गई है। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे वैदिक शिक्षा से बाहर रखा गया था? केवल महिलाओं को, केवल शूद्र को, केवल पुरुष को, महिला और शूद्र दोनों को। तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा महिला और शूद्र दोनों को जो है वैदिक शिक्षा से बाहर रखा गया था। कृष्णदेव राय निम्नलिखित में किस राजवंश से संबंधित है? काकतीय वंश, तुलु वंश, कुषाण वंश और आगे जो ऑप्शन दिया है सुडुवास वंश। तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा तुलु वंश। तुलु वंश से राजा कृष्णदेव राय राजवंश थे। ऑटोमन साम्राज्य का था। ऑटोमन साम्राज्य कहाँ का था? तो ये टर्की का था। याद रखिएगा जो अभी वर्तमान में टर्की है ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वजीद अली शाह के नवाब थे। वजीद अली शाह के नवाब थे तो किसके नवाब थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अवध। वाजिद अली शाह जो थे वो अवध के नवाब थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है
निम्नलिखित में से किस वर्ष महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन बंद कर दिया था? तो 1922 ईस्वी को। चोरा चौरी हत्याकांड के बाद असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी ने बंद कर दिया था 5 फरवरी 1922 को, चोरा चौरी कांड होने के बाद। अगला क्वेश्चन है, इटली के में 1815 के बाद निम्नलिखित में किसने राजशाही को उखाड़ फेंकने के लिए क्रांति लाने की साजिश रची? इटली में 1815 के बाद निम्नलिखित में से किसने राजशाही को उखाड़ फेंकने के लिए क्रांति लाने के साजिश रची? उग्नेसिप मजीज, लेनिन, स्टालिन, और एक और ऑप्शन दिया है बिस्मार्क। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मजनी, ग्लूसेप माजनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संसद को रिच स्टेक के नाम से जाना जाता है? किस संसद को रिच स्टेक के नाम से जाना जाता है? तो इसका करेक्ट उत्तर होगा जर्मन संसद को। जर्मन के संसद को जो है रिच स्टेक के रूप में जाना जाता है। यानी वर्ल्ड ज्योग्राफी और हिस्ट्री से आपका बहुत सारे प्रश्न बन रहे हैं और पॉलिटी में भी वर्ल्ड से संबंधित ही पूछे गए हैं। उपनिवेशिक काल के दौरान अंग्रेज ने निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन को प्रोत्साहन किया? जूट का किया, कपास का किया, चीनी का किया, ये सभी। तो सभी चीज़ों का इन्होंने जो है अंग्रेजों ने प्रोत्साहन किया था। जब हमारा देश उपनिवेश था उस समय अंग्रेजों ने जूट उत्पादन के लिए ज़्यादा बढ़ावा दिया, कपास के लिए भी दिया और चीनी के लिए, और सभी अपने देश ले जाया करते थे बिजनेस के पर्पज से। तो ये सभी हो जाएगा इसका करेक्ट उत्तर। अगला क्वेश्चन है, छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडाओं और संथालों द्वारा निम्नलिखित में से किस पेड़ की पूजा की जाती है? बरगद का, पीपल का, नीम का, महुआ का। तो कौन सा पेड़ का पूजा किया जाता है? तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा महुआ का पेड़ का। महुआ का जो पेड़ है उसे पूजा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? तो बंगाल का शोक जो है दामोदर नदी को कहा जाता है और ये झारखंड की सबसे लंबी नदी भी है। मानस टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? मानस टाइगर जो रिजर्व है वो आसाम राज्य में स्थित है। करेक्ट उत्तर हो जाएगा आसाम। राजस्थान के खेतड़ी में खदानें इसकी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। जिंक का, तांबा का, चूना पत्थर का, मैग्नीज का। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा खेतड़ी में जो है वो तांबे का जो है उत्पादन किया जाता है। कॉपर के लिए खेतड़ी फेमस है। चलिए आगे जो प्रश्न है, प्राकृतिक शब्द का प्रयोग करने वाला पहला कवि कौन थे? चार्ल्स डार्विन, रेहेल कार्सन, जॉन मुइर और अर्नेस्ट हैकल। तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा पारिस्थितिक तंत्र, सॉरी पारिस्थितिकी का जो वर्णन करने वाले पहले जो थे आर्नेस्ट हैकल थे। आर्नेस्ट हैकल जो ऑप्शन नंबर डी में दिया है इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग करने वाला पहला व्यक्ति यही थे। जनसंख्या घनत्व का क्या सूत्र है? तो जनसंख्या घनत्व का क्या सूत्र है? तो इसका जो सूत्र होता है पॉपुलेशन बटा सम ऑफ टोटल पॉपुलेशन, जनसंख्या बटा कुल जनसंख्या का योग। ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, पॉपुलेशन बटा एरिया। अच्छा ये भी होगा, यानी करेक्ट उत्तर आपका ये नंबर होगा। सॉरी, तो पॉपुलेशन बटा एरिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जनसंख्या बटा क्षेत्रफल, इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक था। निम्नलिखित में से किस मिट्टी को ऊसर मिट्टी के रूप में जाना जाता है? काली मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लवणीय मिट्टी। तो लवणीय मिट्टी को क्या माना जाता है? ऊसर मिट्टी के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अनुच्छठ, खेती बाड़ी इसमें कम होगा। आजीविका की तलाश में लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना क्या कहलाता है? विस्थापन, शीत निद्रा, प्रवास, ऑक्सीजनेशन। तो इसको कहते हैं प्रवास। जब लोग आजीविका की तलाश में, रोजी रोजगार की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जाते हैं तो उसे प्रवास कहते हैं, माइग्रेशन कहते हैं। ठीक है, और यदि आपका घर एक जगह से दूसरे जगह ले जाने की ज़रूरत पड़ी तो उसे विस्थापन करें। मान लीजिए आपके जहाँ पर, जिस गांव में आपका घर है वहाँ पर मान लीजिए सोने की खान निकल गई तो आपका घर
जो है वहाँ छोड़ करके सरकार वहाँ पर खदान खोदेगी तो आपको दूसरी जगह विस्थापित किया जाएगा। चाहे बांध बन रहा है तो इस क्रम में यदि आपके गाँव डूब जाते हैं तो आपको डिस्प्लेसमेंट होने की संभावना बन जाती है और फैक्ट्रियाँ खुलने के बाद भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20वीं सदी में विश्व की जनसंख्या में वृद्धि हुई है। 20वीं सदी में विश्व की जनसंख्या में वृद्धि हुई, कितना गुना वृद्धि हुई है? लगभग 4 गुना, लगभग 4 गुना वृद्धि हुई है, अप्रॉक्स 4 टाइम्स। अगला क्वेश्चन है विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग कौन सी है? अटल सुरंग, रेल लेह लद्दाख सुरंग, चैनल सुरंग, सिक्कन सुरंग। तो सबसे लंबी जो सुरंग है वो अटल सुरंग है, विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी निर्दिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में सीडीआर का पूर्ण रूप क्या है? सीडीआर का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा क्रियोड डेथ रेट, आशोधित मृत्यु दर। अगला क्वेश्चन है जनसंख्या के प्राकृतिक वृद्धि का सूत्र क्या है? जनसंख्या के प्राकृतिक वृद्धि सूत्र क्या है? तो जनसंख्या की जो प्राकृतिक जो है वृद्धि सूत्र क्या है? जन्म मृत्यु, यानी ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट उत्तर होगा। ठीक है, तो ये वृद्धि का प्रमुख सूत्रों में से एक है। चट्टानों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? सेल विज्ञान, भूकंप विज्ञान, खनिज विज्ञान। तो सेल विज्ञान इसका सही हो जाएगा उत्तर, पेट्रोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जनसंख्या परिवर्तन का मुख्य घटक कौन है? तो जनसंख्या परिवर्तन का मुख्य घटक कौन है? तो आपका ऑप्शन नंबर ये दिया है जन्म, ये भी सही है। जन्म से भी आपका जनसंख्या में परिवर्तन होगा। मृत्यु यदि ज़्यादा हो जाएगा तो जनसंख्या कम हो जाएगा और माइग्रेशन से भी जनसंख्या को प्रभावित करता है। तो ये सभी फैक्टर हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 63 है जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत का पहला चरण क्या है? जनसांख्यिकी संक्रमण का सिद्धांत का पहला चरण जनसंख्या की वृद्धि दर, मृत्यु और जन्म, उच्च मृत्यु दर और उच्च प्रवासन, उच्च प्रजनन क्षमता और उच्च मृत्यु दर। तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा उच्च प्रजनन क्षमता और उच्च मृत्यु दर, जो कि जनसांख्यिकी संक्रमण का सिद्धांत का पहला चरण है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडल सबसे निचली परत है? तो क्षोभ मंडल जो है ट्रोपोस्फेयर वो सबसे निचली परत है। ठीक है, जो कि 1 से कितने किलोमीटर तक रहता है? 16 तो हाँ 16 किलोमीटर के आसपास रहता है। आगे किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा एक जोड़ा चैनल सुरंग द्वारा जुड़ा हुआ है? वर्षा पेरिस, लंदन चीन, पेरिस लंदन, रूस पेरिस। कौन सा जो है एक जोड़ा चैनल सुरंग द्वारा जुड़ा हुआ है? तो पेरिस और लंदन इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन एक बार और रिपीट करते हैं। विच वन ऑफ द पेयर फ्लोइंग प्लेसेस इज लिंक टू चैनल टनल? चैनल सुरंग से कौन सा जो है जुड़ा हुआ है, कौन कौन सा जगह? तो आप पेरिस और लंदन इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में विज्ञान की कौन सी शाखा मिट्टी के अध्ययन से संबंधित है? तो मिट्टी के अध्ययन को मृदा विज्ञान कहा जाता है, सही उत्तर हो जाएगा पेडोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए पहली सार्वजनिक रेलवे लाइन खोली गई, कब खोली गई थी? तो पहली सार्वजनिक रेलवे लाइन 1825 में खोली गई थी, तो सही उत्तर हो जाएगा 1825 में। पहली सार्वजनिक रेल लाइन खोली गई 1825 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पश्चिमी देशों में परिवहन में घोड़ों का उपयोग किस प्रकार के जानवरों के रूप में किया जाता है? पश्चिमी देशों में परिवहन में घोड़ों का उपयोग किस प्रकार के जानवर के रूप में किया जाता है? भारवाहक पशु, राज्य पशु, कैशोरिक पशु। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारवाहक पशु, यानी ड्राफ्ट एनिमल। भारवाहक ड्राफ्ट एनिमल जो है इसका प्रयोग जानवर के रूप में किया जाता है, पशु परिवहन के रूप में। चलिए अगला क्वेश्चन है पनामा नहर द्वारा कौन से महासागर जुड़े हुए हैं? तो अटलांटिक और प्रशांत महासागर, प्रशांत और हिंद महासागर, चीन और हिंद महासागर,
संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन महासागर। तो पहला ही ऑप्शन सही है, अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर जुड़े हुए हैं पनामा नहर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वेज नहर का निर्माण कब पूरा हुआ? तो स्वेज नहर का जो निर्माण है वो 1800 कब हुआ? 1869 में कंप्लीट हुआ था, याद रखिएगा। स्वेज नहर 1869 में कंप्लीट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 70 नंबर। एरियन रॉकेट के माध्यम से एप्पल यानी एरियन पैसेंजर पॉलेट जब कब लॉन्च किया गया? तो एरियन रॉकेट के माध्यम से एप्पल को कब लॉन्च किया गया था? तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा जून 1981 में। जून 1981 में जो है एप्पल को लॉन्च किया गया था। विश्व का सबसे बड़ा समुद्री मार्ग कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा समुद्री मार्ग कौन सा है? दक्षिणी अटलांटिक महासमुद्र मार्ग, उत्तरी अटलांटिक भारतीय समुद्र मार्ग, सुएज नहर। तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक मार्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1990 के दशक में सूचना के डिजिटलीकरण के साथ दूरसंचार को धीरे धीरे कंप्यूटर के साथ विलय करके एकीकृत नेटवर्क बनाया गया, जिसे कहा जाता है। 1990 के दशक में सूचना के डिजिटलीकरण के साथ दूरसंचार को धीरे धीरे कंप्यूटर के साथ विलय करके एकीकृत किया जाता है, तो उसका करेक्ट उत्तर है इंटरनेट। इंटरनेट इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। उच्च ज्वार और निम्न ज्वार के बीच का समय जब पानी का स्तर गिरा होता है तो उसे क्या कहा जाता है? उच्च ज्वार और निम्न ज्वार के बीच के समय जब पानी का स्तर गिरा होता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो भाटा कहा जाता है, याद रखिएगा, भाटा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न होगा, जलवाष्प का जल का परिवर्तन क्या कहलाता है? जलवाष्प का जल में परिवर्तन होना क्या कहलाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संघनन यानी कंडेंसेशन। कंडेंसेशन कहा जाता है जब जलवाष्प का जल में परिवर्तन, और जल का जलवाष्प में परिवर्तन होना वाष्पीकरण कहलाता है। और इसी तरह से ऊर्ध्वपातन जब ठोस से सीधे वाष्प में बदल जाता है तो उसे सब्लिमेशन यानी ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। तो ये सभी प्रश्न आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमी से संबंधित प्रश्न, जो कि हिस्ट्री से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं, और टोटल 75 क्वेश्चन का सॉल्यूशन किए हैं। और यदि आपने 50 क्वेश्चन जो कि पूछे गए हैं उसको नहीं देखे हैं तो वो भी प्रश्नों को देख लें, क्योंकि आगामी होने वाली जेएसएससी के सहायक आचार्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए होने वाला है। तो ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होंगे। यदि आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसी तरह की पल पल अपडेट पाने के लिए, और साथ ही साथ झारखंड एसएससी के सभी प्रीवियस ईयर के सॉल्यूशन को देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।